स्वागत है अपने एक नई वीडियो में और जिसमें हम लोग स्वागत करेंगे सभी लोगों का मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और जिसमें हम लोग देखेंगे ये जो भी गवर्नमेंट की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत तो आप लोगों को अगर वॉइस क्लियर मिल रही हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करें तो हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो को और हम लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन को। और बहुत सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रहेंगे यानी संविधान से क्वेश्चन रहेंगे वो भी इंपॉर्टेंट, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एलटी के लिए हो, टीजीटी के, पीजीटी, चाहे वो यूपी पुलिस या यूपी होमगार्ड के लिए हो, वो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। वॉइस क्लियर मिल रही है सभी लोगों को? चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम कंटिन्यू करेंगे और पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा राष्ट्रपति से संबंधित पढ़ेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में अगर देखें तो हमने स्टार्टिंग किया था कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी पूरी संविधान सभा की बैठक से संबंधित सभी प्रश्नों को लिया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित और से बनने वाले आर्टिकल सभी में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति का जो रिक्त पद है यानी जो खाली पद है वो अवश्य भर लिया जाना चाहिए, यानी राष्ट्रपति का जो पद है वो कितने दिनों में अवश्य भर लिया जाना चाहिए। क्वेश्चन इस प्रकार का, कई प्रकार से क्वेश्चन घुमाकर भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कि राष्ट्रपति का जो रिक्त पद है वो कितने दिन में अवश्य भर लिया जाना चाहिए। जैसे कि चार ऑप्शन है, 1 माह के भीतर, 6 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 1 वर्ष के भीतर। तो वो 6 महीने के अंतर यानी 6 माह के भीतर जो है राष्ट्रपति का जो रिक्त पद है वो उसे भर लिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसे होता है और किससे होता है। वो एकल संक्रमणीय जो मत मत होते हैं उनके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो एकल संक्रमणीय जो मत है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है, यानी जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह किससे मिलकर बनता है। तो वो ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद से तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचक सदस्य। नंबर बी हमारा करेक्ट है, यानी संसद से तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से जो है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। वो संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। भारत का राष्ट्रपति द्वारा किसके द्वारा चुना जाता है, तो वो निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है।
चलिए अब स्टार्ट करेंगे। वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हम लोग देखेंगे वॉइस क्लियर है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, सॉरी इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखा था हमने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? तो इसमें नहीं, जो चार ऑप्शन में से विधान परिषदों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, यानी इसमें विधान परिषदों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता है? तो जैसा कि हमने बताया कि रिक्त पद राष्ट्रपति का कब पूरा कर लिया जाना चाहिए, तो 6 माह। तो जब तक राष्ट्रपति का रिक्त पद पूरा नहीं हो जाता तब तक वो है उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 6 माह तक संभालता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो है, यानी भारत के राष्ट्रपति का वेतन है वो कितना है? देखिए इसमें पुराना है ये, तो इस वजह से इसमें वेतन जो है 75,000 रुपये प्रति माह लिखा है, लेकिन ये गलत है। अब जो है राष्ट्रपति का वेतन में परिवर्तन हो गया है, जो वर्तमान में लगभग 5 लाख है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हम इसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, यानी अध्यादेश जारी करने से समाधान होना जरूरी नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है। आगे क्वेश्चन को हम बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब, यानी राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब संसद का सत्र चालू नहीं होता। क्या होता है? जब संसद का सत्र जो है वो चालू नहीं होता है। आगे देखेंगे हम, यदि भारत के राष्ट्रपति, क्या क्वेश्चन है कि यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो वह किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेगा? तो वो उपराष्ट्रपति को लिखेगा। किसे लिखेगा? उपराष्ट्रपति को लिखेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता, क्योंकि उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे। उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे, यह इसलिए भारत का जो राष्ट्रपति एक संसद का सदस्य नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति नियत है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी जो शक्ति है वो नियत होती है किसमें? राष्ट्रपति में होती है। किसमें होती है? राष्ट्रपति में होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है कि केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो केंद्र में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है कभी नहीं, यानी संविधान में इसका प्रावधान नहीं है कि केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से हमें क्लास को दोबारा से दूसरे वीडियो के साथ स्टार्ट करना पड़ा। तो आप लोग दूसरे वीडियो के साथ स्टार्ट जो क्लास हुआ है उसमें हम लोग देख सकते हैं। तो अब हम इसमें कंटिन्यू करेंगे अपनी इस क्लास को। चलिए पहले क्वेश्चन हमें कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है 78(2), यानी 78 का 2 जो है वो करेक्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? तो वो 78(2) है आर्टिकल। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश जो है वो संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? तो वो 6 सप्ताह तक रहता है, यानी 6 वीक्स रहता है। नेक्स्ट, सर्वसम्मति से राष्ट्रपति भारत के निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, यानी सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के जो राष्ट्रपति थे तो वो थे एन संजीव रेड्डी। कौन थे? एन संजीव रेड्डी। यह भी क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पुलिस में कई बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति से बनने वाले जो निश्चित क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनके बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति जो चुना जाता है तो वो है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, यानी जो भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है वो लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा व लोकसभा दोनों, यानी राज्यसभा जो लोकसभा है वो दोनों भारत के उपराष्ट्रपति को पद मुक्त कर सकता है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट है। आगे क्वेश्चन, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। जिसे वह संबोधित करेगा तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। आप बात करेंगे महान्यायवादी एवं महालेखा परीक्षक के रूप में, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखेंगे इनसे संबंधित प्रश्नों को। तो सबसे पहला इससे बनने वाला प्रश्न है कि संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? तो संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? तो वो महान्यायवादी है, यानी अटॉर्नी जनरल जो है वो महान्यायवादी संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में किसी भी संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है।
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। और आगे जो दूसरा क्वेश्चन है वो बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकारी है। यानी बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकारी है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भारत का महान्यायवादी होता है, यानी एटॉर्नी जो जनरल होता है, वो ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के जो महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो भारत में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है किस प्रकार होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा। यानी संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, समितियां आदि जो है वो कौन सी हैं। तो हम लोग इससे संबंधित वाले प्रश्न सबसे देखेंगे। चलिए, इसमें सबसे पहले प्रश्न को, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लोकसभा का कार्यकाल है इसका 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट। बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति होगी, यानी जब बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति होगी तो वो ऑप्शन नंबर सी, यानी सदन के कुल सदस्यों में 1/10 भाग, यानी 1/10 भाग जो है सदन के कुल सदस्यों में से होते हैं। अगले प्रश्न की ओर, भारत में कौन सी विधि राज्यसभा में चुनाव में प्रयुक्त होती है। तो भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है। तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी, यानी अप्रत्यक्ष विधि। कौन विधि होती है? अप्रत्यक्ष विधि होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारत में लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जीबी मावलंकर। जीजी मावलंकर जो हैं वो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो जीबी जो मावलंकर थे वो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संसद की किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा गया। तो भारतीय संसद की किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा गया। तो वो है लोक सेवा समिति। लोक लेखा जो समिति है वो भारत की समितियों में से संसद की तीसरी आंख जो कही जाने वाली है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। तो जो संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, यानी ऑप्शन 4 इसमें दी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा के जो प्रति होती है वो संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो जो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, लोकसभा। लोकसभा जो है वो मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, भारत की संसद में व्यक्त होता है। तो भारत की जो संसद में व्यक्त होता है वो होता है लोकसभा।
राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, जो तीनों लोग हैं वो मिलकर के एक संसद का रूप बनाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संसद निर्मित होती है किसके द्वारा, जैसे कि अभी बताया। तो भारतीय संसद जो निर्मित होती है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा निर्मित होती है। आगे, भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? तो वो होती है साधारण विधेयक। किसमें होती है? साधारण विधेयक में होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन, संसद की किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? जैसे कि अभी इससे पहले क्वेश्चन को इसको सॉल्व किया, केवल क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी समस्त सदस्य की संख्या 1 का 1/10वां भाग। आगे देखेंगे, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो राज्यसभा के संबंध में अगर देखें तो इन 4 कथनों में हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। इन इसके सदस्यों का 1/3 यानी प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होता है। यानी राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होता है। आगे, राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति निर्वाचित होता है वो संसद के सभी सदस्यों द्वारा होता है। यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है वो संसद के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अधिकतर संविधान के क्वेश्चनों में से पूछा जाता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो लोकसभा में राष्ट्रपति जो है वो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो वो केवल 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। औपचारिक रूप से संघ कार्यपालिका की शक्तियां जो निहित होती हैं तो वो किसमें निहित होती हैं? वो होती हैं राष्ट्रपति में। किसमें होती हैं? राष्ट्रपति में होती हैं औपचारिक रूप से संघ कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं। आगे क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं? तो वो मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं? तो वो होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 2 माह के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का जो अनुमोदन है वो कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? 2 अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो वो ऑप्शन नंबर ए यानी 118 आर्टिकल 118 में भारतीय संविधान का जो 118 आर्टिकल है वो संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप में बैठती है। तो लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप में बैठती है जब ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से कब बैठती है? जब राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों को बुलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है तो वो राज्यसभा के सदस्यों तथा अपने सदस्यों के बीच चुना जाता है। यानी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच चुना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन,
राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। तो जो राज्यसभा का उपसभापति जो निर्वाचित होता है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा उपसभापति निर्वाचित होता है। 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर किसे चुना गया था? जो 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था सी नंबर, यानी चरणजीत सिंह अटवाल को। किसे चुना गया था? चरण सिंह अटवाल को चुना गया था, 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पर चुना गया था। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को जो संबोधित करता है तो वो ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति जो है वो संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कम से कम 2 बार होनी चाहिए। कितनी बार? कम से कम 2 बार होनी चाहिए। भारतीय संसद के 2 सत्रों में कितना अंतर होता है? तो जो भारतीय संसद के 2 सत्रों में कितना अंतर होता है तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी 6 माह। कितना होता है? 6 माह। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? तो निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा जो विघटित नहीं की जा सकती? तो अनुच्छेद यानी 83 कहता है कि अनुच्छेद सभी जो राज्यसभा है वो विघटित नहीं की सकती। आर्टिकल 83 में इस बात को कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है कि प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रश्नोत्तर घंटा। यानी प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तर घंटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, संसदीय व्यवस्था में जीरो आवर, यानी जीरो आवर नहीं जीरो पावर जो होता है वो किस देश की देन है? तो जीरो पावर जो देन है वो भारत की देन है। यानी किसकी? भारत की देन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ होता है, शून्यकाल कब होता है? जो संसद की कार्रवाई वो होता है प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का समय। यानी जब प्रश्नकाल जब होता है तो उसके 1 घंटे का समय होता है, जिसमें कार्यसूची नहीं निश्चित रहती है। तो प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे के बाद जो समय होता है उसे कहते हैं शून्यकाल। संसद में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो संसद में शून्यकाल का जो अर्थ होता है वो है कि प्रश्न एवं अन्य कार्यों के प्रारंभ होने के समय के बीच की जो अवधि है उसे हम शून्यकाल के नाम से जानते हैं। लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा किसको संबोधित करना होता है? तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो लोकसभा के उपसभापति को अपना इस्तीफा जो है वो संबोधित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभिव्यक्तियां किसे संबोधित की जाती हैं? तो वो अध्यक्ष को की जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व क्या होता है? तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो उत्तरदायित्व होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति होता है। अगले प्रश्न की ओर, यदि सदन का सत्रावसान यानी सत्रभाषण हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे कौन आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन सा? राष्ट्रपति। अगले प्रश्न, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच
एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा अपनी सिफारिश भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में, यानी यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? संशोधन विधेयक जो है पारित नहीं माना जाना चाहिए यदि जब राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो। आगे प्रश्न, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होता है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारतीय राज्यसभा की वर्तमान संख्या क्या है? तो भारतीय राज्यसभा की जो वर्तमान सदस्यों की जो संख्या है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 245। इसमें कुछ परिवर्तन भी हुआ है। कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो उसकी जो उम्र है वो 25 वर्ष है, यानी 25 वर्ष में ही भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, यानी कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 25 वर्ष में। भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत में मंत्रिमंडल का जो नेता है वो निम्नलिखित में से कौन है? वो है ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री है। कौन है? प्रधानमंत्री जो है भारत के मंत्रिमंडल का नेता है। जो निम्नलिखित में से कौन है? वो है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो संसद के दोनों सदनों के सत्र की अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। उपयुक्त जो सभी हैं राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में इसको हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का प्राक्कलन समिति की समयावधि क्या होती है? तो लोकसभा के जो प्राक्कलन है उसकी समयावधि होती है 1 वर्ष। कितनी होती है? मात्र 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल है। तो जो केंद्रीय प्राक्कलन में जो समिति में जो शामिल होते हैं तो वो कितने सदस्य होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है, बी नंबर 20 सदस्य। भारत केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो भारत में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी जो सरकार का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1977 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी भारत में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? 1977 में। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं,
इसका निर्णय कौन करता है? तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो करता है वो, क्योंकि इसमें जो वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय जो है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं है, इस वजह से इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इनमें से कौन देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें से देश की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राष्ट्रपति। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का जो प्रथम प्रधानमंत्री था तो वो था मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल, वल्लभ भाई जो सरदार पटेल थे, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत एवं स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? तो उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 जो है, अधिकतम कितने दिनों के अंदर? 14 दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत एवं स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है 14 दिनों के अंदर। अगले क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है? तो वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए जो गणपूर्ति है वो 55 सदस्य गण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 54 में, भारतीय लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, तो वो कितनी हो सकती है? 552, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। भारतीय लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या हो सकती है वो 552 हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन सौंपती है, किसे सौंपती है? तो वो लोकसभा को सौंपती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी लोक लेखा समिति जो है अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? तो वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लोकसभा को सौंपती है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो लोकसभा में जो किसी विधेयक पर आम बहस जो होती है, बहस किस स्तर पर होती है? तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय वाचन के समय। कब होती है? द्वितीय वाचन के समय होती है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उच्चतम न्यायालय से संबंधित, यानी उच्चतम न्यायालय से बनने वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में देखेंगे। भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? तो वो है उच्चतम न्यायालय, जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है, तो वो कौन करता है? भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है। ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था, तो वो उठाया था गोलकनाथ केस ने। किसने उठाया था? गोलकनाथ केस ने। निम्नलिखित में से केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया था, तो वो उठाया था गोलकनाथ केस ने। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, तो वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, तो वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा। पीआईएल से जुड़े व्यक्ति जो हैं वो कौन है? न्यायमूर्ति भगवती। कौन है? न्यायमूर्ति जो भगवती है वे पीआईएल से जुड़े व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या होता है? न्यायिक सक्रियता का जो अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
अगले क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो वो होता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? तो वो रोक दिया था गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। यानी निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? तो वो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार ने। अगला क्वेश्चन, संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, किंतु यह संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में कहा था? वो कहा था केशवानंद भारती विवाद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का जो निर्णय करता है, तो वो करता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। क्या करता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है, पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। किससे? राष्ट्रपति की स्वीकृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिट का अर्थ क्या होता है? तो रिट का अर्थ होता है एक प्रभुसत्ता संपन्न सरकार के नाम न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश, जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहां पर है? तो भारतीय संविधान में न्याय शब्द का जो उल्लेख मिलता है, तो वो प्रस्तावना मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कहां पर मिलता है? प्रस्तावना में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता का को चुनौती दी जा सकती है? तो वो दी जा सकती है उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में चुनौती दी जा सकती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करके कितनी निश्चित की गई है? तो इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर सी 28, लेकिन अब ये वर्तमान में जो है वो 31 हो गई है। निम्नलिखित में से किस रेट का अर्थ हम आदेश देते हैं? तो उसका है परमादेश। क्या होता है? परमादेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो वो राष्ट्रपति को है। यानी विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है? तो वो ऑप्शन नंबर ए 124/2। यानी 124 में 2 का जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की आयु रखी गई है। संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम अब तक की अंतिम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा रहेगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन रखे जाएंगे, जस्टिस नानावती, जस्टिस वेंकट चलैया, जस्टिस खरे, जस्टिस पाठक।
तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस बैंकर चलो। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध इनसे किससे है? तो वो है मौलिक अधिकार से। बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध किससे है? तो वो मौलिक अधिकार से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल से संबंधित, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कल हम लोग मिलेंगे फिर पुनः लाइव 8 बजे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें कमेंट किया और हमारे वीडियो पर थोड़ा सा सहयोग किया। चलिए, धन्यवाद सभी का।